हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। और देखिए दोस्तों, हम लोग राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने शुरू कर रखा है टॉपिक 1857 की क्रांति राजस्थान में। और इसके पहले दो पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम इसका पार्ट 3 जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1857 का रिवोल्ट जो हम राजस्थान में पढ़ रहे हैं उसका। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में जो 1857 का रिवोल्ट है वो इंडिया का ही एक पार्ट है। जो इंडिया में जो क्रांति हुई थी उसी का एक पार्ट है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से राजस्थान का ये जो क्रांति को समझना है तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं आपको इंडिया में भी जो 1857 का रिवोल्ट है उसके बारे में बता दूंगा। तो हमने इससे पहले इसके कारण पढ़ लिए थे। इंपॉर्टेंट कौन कौन से लोग इस क्रांति में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स होने वाली हैं, ये सब हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे घटनाक्रम यानी इवेंट्स, कौन कौन से इवेंट्स हुए थे इस क्रांति में। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये पीडीएफ आप सरदार पटेल आश्रम करके आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके वहां पे सर्च करेंगे तो वहां पे एक ग्रुप है और वहां पर आपको इस पूरे के पूरे लेक्चर की एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, जिससे आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, हम आज इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो ये है, हमें देखना होगा कि इंडिया में ये क्रांति कब स्टार्ट हुई थी। इंडिया में ये क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ में स्टार्ट हुई थी, जब कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। खैर, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट मेरठ की क्रांति नहीं है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है राजस्थान में 1857 की क्रांति। देखिएगा, जब मई का महीना चल रहा है तो राजस्थान में जो कैपिटल होगी वो माउंट आबू होगी। मैंने आपको पहले वाली स्लाइड्स में बताया था कि ग्रीष्मकालीन अंग्रेजों की जो राजस्थान में राजधानी थी वह माउंट आबू थी और शीतकालीन राजधानी अजमेर थी। उस समय राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस 19 मई को अजमेर में था, जब उसके पास यह खबर आई कि भारत में 1857 की क्रांति का बिगुल मेरठ में बज चुका है। अब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का चिंतित होना स्वाभाविक था। वह थोड़ा चिंतित हो गया और उसने थोड़े प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए। उसने ये सोचा कि सबसे इम्पॉर्टेंट इस समय अजमेर है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी उसके ऊपर है। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि अजमेर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अजमेर में ब्रिटिशर्स का या अंग्रेज़ों का खजाना था, ठीक है, उनकी ट्रेजरी थी, उनके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे अजमेर में, है ना, और उनके आर्म्स और एम्यूनेशन ये सब अजमेर में थे। इसीलिए उसके लिए अजमेर की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो अजमेर की सुरक्षा के लिए जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने क्या प्रबंध किया। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने अजमेर की सुरक्षा के लिए सबसे पहला प्रबंध तो ये किया कि उसने वहाँ पर तैनात 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो रेजिमेंट थी उसका ट्रांसफ़र नसीराबाद कर दिया। अब आप कहेंगे कि ये कैसा प्रिकॉशनरी मेजर है, आपने एक रेजिमेंट को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया, तो रेजिमेंट क्या खतरा थी अजमेर में। हाँ, वो कई हद तक खतरा थी, क्योंकि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को ये बात का पता था कि जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो अजमेर में तैनात है ये कुछ दिनों पहले मेरठ में थी और ये मेरठ से आई है। तो उसको ये लगा कि अब ये मेरठ से आई है तो हो सकता है ये मेरठ के क्रांतिकारियों से प्रभावित हो और अजमेर में किसी प्रकार का कोई फसाद कर दे। इसीलिए उसने इनका ट्रांसफ़र नसीराबाद कर दिया। लेकिन अब अजमेर की सुरक्षा कौन करेगा। अजमेर की सुरक्षा के लिए उसने ब्यावर से 2 रेजिमेंट्स बुला ली, जिनका नाम था मेर रेजिमेंट। मेर रेजिमेंट उसने बुला ली, तो उसने एक सैनिक टुकड़ी अलग बुला ली अजमेर की सुरक्षा के लिए मेर ब्यावर से। आगे चलते हैं, हम ये देखते हैं कि फिर आगे क्या होता है। अब देखिए, 1857 की क्रांति जो राजस्थान में होगी शुरू, उसका पहला जो स्थल होगा वो होगा नसीराबाद। नसीराबाद अजमेर जिले की एक तहसील है वर्तमान में, प्रेजेंटली इट्स अ तहसील ऑफ अजमेर, ठीक है। तो अब राजस्थान में ये क्रांति कब शुरू हुई, सबसे इंपॉर्टेंट बात, राजस्थान में ये क्रांति 28 मई 1857 को शुरू हुई। दूसरा प्रश्न कि राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति कहाँ से शुरू हुई। राजस्थान में फर्स्ट टाइम क्रांति नसीराबाद कैंटोनमेंट या छावनी से प्रारंभ हुई। क्यों, क्योंकि उन जो मेर 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का जो ट्रांसफ़र अजमेर से किया गया था वो नसीराबाद किया गया था। तो एक तो उन लोगों को ये लगा कि यार ये ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर अविश्वास क्यों जताया, हमारे ऊपर ये अविश्वास, ये डिस्ट्रस्ट क्यों जताया
क्या उन्हें हम पे विश्वास नहीं था? क्या उन्हें इस बात का संदेह था कि हम वफादार नहीं हैं? तो एक तो सबसे पहले तो उन्हें ये टेंशन हो गई। दूसरा, उन लोगों को ये खबर मिली कि अंग्रेज एक नई राइफल, एक नई बंदूक लेके आए हैं जिसका नाम है राइफल एनफील्ड, एनफील्ड राइफल। और इसके अंदर जो बारूद भरा जाता है और उसका जो कार्ट्रिज है, उसके ऊपर कार्ट्रिज को जो छीलने वाला जो जिस जब आप कार्ट्रिज यूज़ करते हैं और उस कार्ट्रिज में जो बारूद भरा होता है तो उसको जो छीलते हैं तो आप वो जो ग्रीस्ड है, ग्रीस्ड कार्ट्रिज जो है उसकी जो ग्रीस है वो जो है काओ और पिग के फैट से बनी हुई है, वो सुअर और गाय की चर्बी से बनी हुई है। अब ये हिंदू और मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला एक अंग्रेजों का कदम था, तो उन्होंने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। तो दूसरा कारण उनके अंदर जो रोष का हो गया वो ये हो गया कि ये बंदूक वो यूज़ नहीं करना चाहते थे, और ऐसी अफवाह उड़ गई थी कि भाई ये बंदूकें जो यूज़ होने वाली हैं, ये इनकी जो कार्ट्रिज है उसमें गाय और सुअर की चर्बी यूज़ हुई है, जिसको आपको मुंह से पहले निकालना होगा और फिर आपको उसको राइफल में लोड करना होगा। तो दो कारण हो गए। पहला कारण तो ये हो गया कि अंग्रेजों को उन पर विश्वास नहीं था। दूसरा कारण ये बंदूक वाला हो गया कि ग्रीस्ड कार्ट्रिज वाला। तीसरा कारण ये हो गया था कि अजमेर से जो नसीराबाद गए, तो नसीराबाद में जब अंग्रेजों को ये लगा कि कुछ विद्रोह कर सकते हैं, तो अंग्रेजों ने एक मुंबई लांसर्स करके एक सैनिक टुकड़ी से नसीराबाद में गश्त लगवाना शुरू किया। मतलब अंग्रेजों को ये संदेह तो था ही कि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री वाले कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने एक मुंबई लांसर्स नाम की एक सैनिक टुकड़ी थी, उससे बोला कि तुम गश्त लगाओ, तुम देखो कहीं इनकी हरकतों को देखो कि ये कुछ गड़बड़ करने वाले मूड में तो नहीं है। तो एक मुंबई लांसर्स नाम की सैनिक टुकड़ी को नसीराबाद भेजा गया जिससे वो इन पर ध्यान रखे। अब इतना सब होने के बाद तो इन लोगों का जो है गुस्सा होना प्रभावित था, और इस सब को देखते हुए इन लोगों ने नसीराबाद में क्रांति कर दी। दूसरी बात कि नसीराबाद में इन्हें किन्ने ज्वाइन करा, मतलब ये तो थे ही 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, इससे पहले नसीराबाद में 30 नेटिव इन्फेंट्री पहले से ही तैनात थी, उसने भी इन्हें ज्वाइन कर लिया। और इन सभी विद्रोहियों ने मिलकर वहाँ पर तैनात अंग्रेज अफसरों जैसे जिसमें प्रमुख थे स्पोर्ट्सवुड और न्यूबरी, इनकी हत्या कर दी। देखिए आप इनका साहस कि इन्होंने इन 3 कारणों की वजह से क्रांति हुई, और क्रांति के कारण इन्होंने अपने सीनियर ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी, स्पोर्ट्सवुड और न्यूबरी मारे गए। और उसके बाद इन्हें क्या करना था, क्योंकि क्रांति का जो मुख्य केंद्र था वो दिल्ली था, सभी मेरठ के भी जो सैनिक थे वो गए दिल्ली, और उन्होंने वहाँ बहादुर शाह को अपना क्रांति का जो है नेतृत्व प्रदान किया, और उन्होंने कहा कि पूरे देश में क्रांति उन्हीं के नेतृत्व में होगी। और ये लोग भी फिर यहाँ से क्रांति करके दिल्ली की ओर रवाना हो गए। तो इस तरीके से नसीराबाद में ये क्रांति हुई। नसीराबाद के बाद अगला जो राजस्थान में स्थान है वो है नीमच का। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे वो क्रम में पूछ लेता है कि सबसे पहले राजस्थान में क्रांति कहाँ हुई, तो आप याद रखना कि नसीराबाद में 28 मई को हुई, और 3 जून को क्रांति की एक खबर नीमच में पहुंची। तो नीमच में एक अंग्रेज अधिकारी इन लोगों को ये शपथ दिला रहा था कि भाई आप लोगों को अपने ब्रिटिश रेजिमेंट के लिए वफादार रहना है। मतलब ये इनको ओथ दिला रहा था कि बी ऑनेस्ट और बी फेथफुल टुवर्ड्स अस, ठीक है। तो वहाँ पर लोग कुछ जो थे वो अवध के थे, और जो क्रांति का वहाँ पर नेतृत्व करता था यानी नीमच में, उसका नाम था मोहम्मद अली बेग, और ये अवध का रहने वाला था, ठीक है। इसके यहाँ अवध में बेगम हजरत महल का जो है शासन हुआ करता था, लेकिन कुप्रशासन, मेल एडमिनिस्ट्रेशन का बहाना बना के अंग्रेजों ने बेगम हजरत महल से सत्ता छीन ली। अब जब बेगम हजरत महल से सत्ता छीन ली तो वहाँ के आवाम में अंग्रेजों के प्रति रोष उत्पन्न हो गया, और ये मोहम्मद अली बेग भी इसी बात को अपने अधिकारी एबॉट को कहता है जब वो शपथ उसे दिला रहा होता है, या सभी सैनिकों को शपथ दिला रहा होता है कि हम तो आपके प्रति वफादार रह लेते हैं, पर क्या आप हमारे प्रति तब वफादार रहे थे अवध में। तो वो इस बात का उन्हें स्मरण करा रहा होता है, और आगे चलकर वहीं नीमच के सैनिक वहाँ पर क्रांति कर देते हैं और इसी ब्रिटिश अधिकारी एबॉट की हत्या कर देते हैं। अब जो बचे कुछ ब्रिटिश अधिकारी थे वह अपनी जान बचाकर डूंगला भागते हैं, और डूंगला में उनकी मदद के लिए उदयपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट है शावर्स, वो आएगा उन्हें वहाँ से उन्हें सुरक्षित स्थान पर यानी उदयपुर के जग मंदिर में ले जाके
ठहराता है। तो इस प्रकार नीमच में क्रांति होती है। फिर ये नीमच के सैनिक क्या करते हैं, ये नीमच के सैनिक दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं और रास्ते में इन्हें देवली, टोंक जिले में जो देवली छावनी थी वहां के सैनिक इन्हें ज्वाइन करते हैं। अगला क्या होता है, क्रांति का अगला स्थल राजस्थान का एरनपुरा होता है। एरनपुरा वर्तमान में पाली जिले में है और यहाँ पर 21 अगस्त को क्रांति होती है। हुआ क्या था कि 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर के महाराजा से एक बात कही। क्या कहा अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने कहा कि महाराजा, हमें आपके सैनिक जो हैं अकुशल लगते हैं, ऐसा लगता है वो अनस्किल्ड हैं, उन्हें कुछ हथियारों का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, उन्हें युद्धों का कुछ ज़्यादा अभ्यास नहीं है, इसीलिए हम एक नई सैनिक टुकड़ी बनाना चाहते हैं। राजा ने कहा ठीक है, बना लो। तो उन्होंने एक जोधपुर लीजियन नाम की नई सैनिक टुकड़ी का गठन 1835 में किया और इस सैनिक टुकड़ी को उन्होंने एरनपुरा की छावनी में तैनात कर रखा था। यहाँ के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके इन्होंने नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और ये करके ये लोग ठाकुर कुशाल सिंह के पास पहुंचे, जो कि पाली जिले में ही आउवा, आउवा एक जगह है, वहां का ठिकानेदार था, और बोला कि आप इस क्रांति को नेतृत्व प्रदान करो। तो ये लोग ठाकुर कुशाल सिंह के पास क्यों गए, दो कारण है। एक तो ठाकुर कुशाल सिंह में देशभक्ति थी बहुत ज़्यादा, वो राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति था। दूसरा, वह अंग्रेजों को और जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह को, दोनों की ही नीतियों का शुरू से विरोधी रहा था, इसीलिए उसने नेतृत्व स्वीकार किया और इनको नेतृत्व प्रदान किया। अब क्या होता है, ये देख सकते हैं, ये आउवा का फोर्ट है, ठीक है, जहाँ पर ठाकुर कुशाल सिंह ने इनको लोगों को शरण दी और रखा क्रांतिकारियों को, ठीक है। तो अब ये क्या था कि ठाकुर कुशाल सिंह का युद्ध होना जोधपुर की सेना या मारवाड़ की सेना और अंग्रेजों के साथ होना निश्चित था। तो पहला युद्ध तो जोधपुर के महाराजा ने ठाकुर कुशाल सिंह के विरुद्ध छेड़ा और 8 सितंबर 1857 को अपनी सेना भेजी। तो एक तरफ तो ठाकुर कुशाल सिंह हो गए और एक तरफ जोधपुर राज्य की सेना हो गई, ठीक है। इस युद्ध में ये 8 सितंबर को जो युद्ध हुआ, इसका स्थान था बिठोड़ा, इसीलिए इसको बैटल ऑफ बिठोड़ा कहते हैं। और इसमें जोधपुर राज्य का सेनापति ओनार सिंह मारा गया और ये देखिए आप, ठाकुर कुशाल सिंह इसमें विजयी हुए। इसी के बाद दूसरा युद्ध होना स्वाभाविक था। तो अंग्रेजों ने चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को वापस प्रारंभ किया। उन्होंने ठाकुर कुशाल सिंह पर आक्रमण कर दिया। इन दोनों युद्धों का क्रम याद करने के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि बी के बाद सी आता है, या फिर एक ये नीचे ट्रिक है, भाग चेला। अब इस चेलावास के युद्ध में क्या हुआ कि ठाकुर कुशाल सिंह है लेकिन जोधपुर की सेना को पहले पराजित कर चुके हैं, तो इसलिए ज्यादा तैयारियों के साथ आएंगे अब की बार। तो जोधपुर की पूरी सेना आई जिसका नेतृत्व इस बार खुद महाराजा तख्त सिंह ने किया और साथ में आया राजस्थान का खुद एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जी हाँ, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस खुद आया। और जब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आएगा तो पॉलिटिकल एजेंट यानी जो मैक मॉसन उस समय जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, उसका आना तो था ही ज़रूरी, तो वो मैक मॉसन भी आ गया। और काबिल तारीफ आप बात देखिए कि इस युद्ध में भी ये पराक्रमी ठाकुर कुशाल सिंह ही विजयी हुआ। इस तरीके से उनने दोनों युद्ध अंग्रेजों को हरा दिए। बाद में 29 जनवरी 1818 को अंग्रेजों ने एक बड़ी सेना का गठन किया कर्नल होम्स के नेतृत्व में। लार्ज आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज्ड अंडर कर्नल होम्स और उन्होंने अटैक किया आहुआ पर। इस टाइम ठाकुर कुशाल सिंह को पता था कि वो युद्ध नहीं जीत पाएंगे, इसलिए वो पूरा का पूरा अपना जो किला था, जो फोर्ट था, उसका भार अपने भाई पृथ्वी सिंह को देके वहाँ से रवाना हो गए। और उन्होंने स्लम्बर एक जगह है उदयपुर में, वहाँ के राजा जोध सिंह की शरण ली। स्लुम्बर के राजा जोध सिंह की उन्होंने शरण ली। खास बात इस एरनपुरा की क्रांति की क्या है, इस एरनपुरा की क्रांति में एक माता थी, सुगाली माता। इनका आहुआ में मंदिर हुआ करता था। ये देखिए आप, ये इनकी मूर्ति है जो आज भी बागड़पाली म्यूजियम राजस्थान में है और इनके 54 हाथ और 10 सिर हैं। तो जब 18 जनवरी को कर्नल होम्स ने यहाँ पर आक्रमण किया तो इस मूर्ति को ले गया। क्या कारण था कि इससे पहले जो भी 2 युद्ध जीते थे ठाकुर कुशाल सिंह ने, ऐसा मान्यता है, ऐसा लोग कहते हैं कि उस सुगाली माता के आशीर्वाद या उनकी जो है प्रेयर्स करने के कारण ही ठाकुर कुशाल सिंह जीता था। तो उनको जो पूजा पाठ वो करता था और जो बाकी के क्रांतिकारी उनके साथ करते थे, इस कारण, इसलिए अंग्रेज़ों ने उस समय ये सुगाली माता की मूर्ति को ले जाके कलकत्ता रख दिया। आज़ादी के बाद इसको वापस राजस्थान लाया गया और अभी वर्तमान में पाली के म्यूज़ियम में है, ठीक है। तो इसके बाद
ये हमने देखी कि हमारे यहाँ 4 कैंटोनमेंट की हमने क्रांति देखी। पहले हमने नसीराबाद की देखी, नीमच की देखी, बाद में नीमच के सैनिक ही देवली में जाते हैं और देवली की छावनी में क्रांति होती है और फिर वो सारे दिल्ली जाते हैं। फिर हमने एरनपुरा देखी। 4 छावनियों में हमने क्रांति देखी। अगली जो क्रांति है वो किसी छावनी में नहीं, वो एक रियासत में है। याद रखिएगा कि कोई एक रियासत जहाँ पर जन विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति में, जन यानी पीपल, जो डायरेक्ट लोगों ने ही जहाँ पर विद्रोह कर दिया वो था कोटा। और यहाँ पर इस विद्रोह की लीडरशिप दी थी जयदयाल और मेहराब खान ने। जी हाँ, 2 ये व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पर इस पूरी की पूरी क्रांति को लीडरशिप दी थी, जयदयाल और मेहराब खान। और इस क्रांति की विशेषता ये है कि इसमें इन्होंने जो वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था कोटा का, उसकी हत्या कर दी। और इसके 2 बेटे थे, फ्रैंक और ऑर्थर, ये भी इसमें मारे गए। और सैडलर, इसका डॉक्टर, भी इसमें मारा गया। और जो कोटा के राजा थे राम सिंह द्वितीय, उनको बंदी बना लिया गया और सारा प्रशासन क्रांतिकारियों ने अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पर इवेंट हुआ। बाद में राम सिंह द्वितीय की सहायता के लिए करौली के राजा मदनपाल सिंह आए और राम सिंह द्वितीय के पूरे परिवार को अपनी शरण में लेके गए। बाद में 22 मार्च को जनरल रॉबर्ट्स आए कोटा और उन्होंने क्रांति का यहाँ पे दमन किया, सप्रेस किया। जितने भी रिबेल थे उन सबको सज़ा दी। ठीक है, अब इस सारे कोटा के युद्ध में ये हुआ कि जब बर्टन, जो यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट, मारा गया तो वो मारा ही नहीं गया, उसका सर काट के पूरे शहर कोटा में घुमाया गया। और ये जो कोटा का गढ़ पैलेस है, इसके इस गेट पे उसका सर लटकाया गया। ठीक है, तो ये काम यहाँ पर हुआ। और इस घटना के कारण अंग्रेज़ों को ये लगा कि राम सिंह कहीं ना कहीं तो इनडायरेक्टली ही सही, शायद कहीं उन्हें संदेह था कि शायद राम सिंह ने क्रांतिकारियों का सहायता की होगी, या फिर उन्हें लगा कि राम सिंह जो है ज़्यादा जो है कॉम्पिटेंट रूलर नहीं था, इसीलिए उन्होंने मदन पाल सिंह की तो तोपों की सलामी बढ़ा दी, क्योंकि जिसने बढ़ चढ़कर अंग्रेज़ों की सहायता करी थी, और राम सिंह की तोपों की सलामी कम कर दी। ठीक है, अब अगली जो क्रांति होती है वो होती है टोंक में। देखिए, टोंक के जो वजीर थे, जो नवाब थे, उनका नाम था वजीरुद्दौला। ठीक है, ये टोंक के नवाब थे और इनके मामा ने ही इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिनका नाम आलम खान था। ठीक है, तो टोंक में जो नीमच से जो सैनिक आए थे, उन्होंने देवली में आके क्रांति करी, अपना वेतन वसूला और वो लोग वापस से दिल्ली चले गए। अगली क्रांति हुई धौलपुर में। धौलपुर के महाराजा भगवंत सिंह, ये भी जो है अंग्रेजों के पक्षधर थे। ठीक है, अंग्रेजों के साथ थे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने क्रांति करी और इसी कारण 2 महीने तक क्रांतिकारियों के ही उसमें पोजीशन में पूरा का पूरा धौलपुर रहा। ठीक है, बाद में धौलपुर में पटियाला की जो है सेना आई और धौलपुर में क्रांतिकारियों को भगा दिया। ठीक है, इसके बाद आप ये देखिए कि भरतपुर भी एक वो जगह है जहाँ पर वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन का पूरा प्रशासन पर अधिकार था, कब्जा था। ठीक है, लेकिन वहाँ पर मेवाड़ की जो गुर्जर जनता थी उसने विद्रोह कर दिया और वहाँ भरतपुर साइड में अभी भी काफ़ी गुर्जर लोग हैं, उन्होंने विद्रोह कर दिया और उस विद्रोह में वो अंग्रेज वहाँ से थोड़े टाइम के लिए भरतपुर से भाग गए। खास बात यह है कि बीकानेर में क्रांति नहीं हुई, लेकिन बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह राजस्थान के अकेले ऐसे शासक थे जो अंग्रेजों की सहायता के लिए दूसरे राज्यों में जहाँ विद्रोह हो रहा था या रिवोल्ट हो रहा था, रिबेलियन हो रहा था, उसको सप्रेस करने के लिए, उसका दमन करने के लिए बाहर गए। और वो कहाँ गए थे? उन्होंने पंजाब जाकर विद्रोह को दबाया था। और मेवाड़ के जो महाराणा स्वरूप सिंह थे वह भी अंग्रेजों को जो विद्रोही थे, जो भी रिबेल थे, उनको मदद करने के लिए, उनको विद्रोह के दबाने के लिए अंग्रेजों की जो है सहायता करते रहते थे। हो सकता है इस लेक्चर में कोई कमी रह गई हो, इसीलिए हम अगले जितनी भी टॉपिक्स हैं वो हमारा जो क्वेश्चन आंसर्स, जो हम इसका इसी टॉपिक 1857 से रिलेटेड जो अगली हमारी वीडियो होगी उसमें हम क्वेश्चन और आंसर्स करेंगे 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड। वहाँ पर हम जो भी कमियाँ रह गई हैं उसको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से दूर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई PDF और नोट्स चाहिए तो आप सरदार पटेल आश्रम टेलीग्राम ऐप पे डाउनलोड करके सरदार पटेल आश्रम कोटा करके एक ग्रुप है, इसको ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको इस पूरे वीडियो में जो भी पढ़ाया गया है उसकी PDF मिल जाएगी। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।